हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शालिनी आपकी साइंस फैकल्टी फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस पेड बैच में, जिसके अंदर हम लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आने वाले CGL 23 को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास के अंदर शुरू करेंगे। देखो, अभी तक अगर आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों ने अभी तक जो मेरे साथ टॉपिक कवर किया है वो हमने बायो का एक टॉपिक ब्लड कवर किया था, स्टार्ट किया था। लेकिन बायो के लिए मैंने आप लोगों को ये सजेशन दे रखा है कि क्योंकि आप लोग बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर भी बैठने वाले हो और एग्जाम बहुत ही पास है ना। और साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में 4 सब्जेक्ट है। इसके अंदर बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो सिलेबस को जल्दी कवर करने के लिए मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि बच्चे बायो के लिए तो मैं शाम को यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेती हूँ। बायो आप फिलहाल वहां से करिए। इस बैच में भी होगी बायो, ठीक है, इस बैच में भी होगी बायो। लेकिन बस टाइम को सेव करने के लिए कि आपके दो सब्जेक्ट एक साथ चलते रहें, इसलिए यहाँ पे मैं केमिस्ट्री करवा रही हूँ और शाम को 6 बजे, याद रखिएगा, यूट्यूब पे शाम को 6 बजे आपकी बायो की क्लास चलती है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो फिलहाल अभी हम अपने इसी बैच को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोगों ने एक टॉपिक करा था, कौन सा? कल हम लोगों ने एसिड, बेसिस, सॉल्ट और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख कंपाउंड होते हैं, संयोजक होते हैं, उनके यूजेस के बारे में भी देखा था और वहां से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये भी किया था। बच्चे, एक चीज जो मैं बार बार आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोगों को ये ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस समझ में कम आती है और लेट से आती है, तो इतना सारा आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो बेटा, सिलेबस आपको पढ़ाया उतना ही जा रहा है जितना सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं बता रहे हैं। तो याद तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा। जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिए, बार बार पूछिए, बार बार बताया जाएगा। ठीक है, बार बार बताया जाएगा। चलिए मैम, 1 से 5 के टीचर के लिए है, प्लीज बताइएगा। हाँ हाँ, 1 to 5 का टीचर। बेटा, आज जो हम केमिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम तो आपकी छोटी क्लास में ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अणु और परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अणु और परमाणु के बारे में। चलिए, तो देखिए, एक बार मुझे ये बता दो क्लियरली, ब्राइटनेस वगैरह ऑल ओके है? ऐसा तो नहीं है कम दिख रहा है? सबको क्लियरली दिख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ब्राइटनेस की दिक्कत है। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है क्लियर? अब दिख रहा है? एक बार से मुझे जल्दी से बता देंगे अब दिख रहा है? अब ठीक है। ठीक है बेटा, कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर साइंस मंजीत सर करवा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट मंजीत सर। यूट्यूब पे भी वो लगातार क्लासेस ले रहे हैं। ये जनरल साइंस की क्लासेस हैं। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो, चलिए जल्दी से देखिए। अभी हम क्या कर रहे थे, आप लोगों को एक टॉपिक हो गया था एसिड और बेसिस। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना था वो टॉपिक कौन सा है आपका? वो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो सबसे पहले एटम्स की अगर बात की, सबसे पहले अगर एटम्स की बात की जाए तो एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था डाल्टन। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन थे। और जब इन्होंने हमें
एटम के बारे में कुछ कुछ मुख्य बातें बताई थी। एटम के बारे में इन्होंने कुछ कुछ मुख्य बातें क्या बताई थी, देखो इन्होंने क्या बोला, ठीक जिस तरीके से उन्होंने बोला था सेम वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बोला इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, मैं हूं, टेबल है, कुर्सी है, पानी है, जल, वायु, हवा, यानी कि कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, वो एक बहुत ही छोटे छोटे, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे कण से बना हुआ है, और उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या बोला गया, एटम्स। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे हाथ में ये पेन है और मैं इसे तोड़ती जाऊं और इतना छोटा तोड़ती जाऊं कि आगे इसे और ज्यादा ना तोड़ा जा सके, ये अनब्रेकेबल हो जाए, अविभाजनीय हो जाए, तो अविभाजनीय स्थिति में सबसे छोटा जो मुझे कण मिलेगा उसी को क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। यहां तक कि अगर मैं हवा भी ले लूं, इस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसको भी अगर मैं ब्रेक डाउन करती हूँ तो पहले तो ये ब्रेक हो जाएगी किसमें, कार्बन में, फिर इसमें से निकलेंगे दो ऑक्सीजन के एटम, दो ऑक्सीजन के एटम निकलेंगे। अब इस ऑक्सीजन को भी जब मैं ब्रेक कर रही हूं तो इतना छोटा मुझे तोड़ देना है कि आगे इसको और ना तोड़ा जा सके। तो डाल्टन ने सबसे पहली बात क्या बताई थी कि एटम्स कैसे होते हैं, एटम्स अनडिविजिबल होते हैं या अनब्रेकेबल होते हैं, ये अविभाजनीय होते हैं, ये अविभाजनीय है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, इन्हीं एटम्स को ही जोड़ जोड़ के, इन्हीं एटम्स को ही जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी कि जब आप इन्हीं अणु को, इन अणु को क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात में जोड़ देंगे, एक निश्चित अनुपात में जोड़ देंगे, यानी कि एक फिक्स्ड रेशो में जोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, फिक्स्ड रेशो में जोड़ने के बाद ही आपको परमाणु या यौगिक मिलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मिलते हैं। दो बात हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि इन्हीं की केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई भी रासायनिक क्रिया होती है, जब भी कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें जो भाग लेते हैं वो भी क्या होते हैं, वो यही एटम्स होते हैं। ऐसी उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। जो दो मुख्य बातें आप लोगों को याद रखनी है वो बस यही याद रखनी है कि पहला, एक तो एटम क्या है, किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें अणु कहा जाता है। और इन्हीं अणुओं को जब हम एक फिक्स्ड रेशो में, इन्हीं को जब हम एक फिक्स्ड रेशो में जोड़ देते हैं तो फिक्स्ड रेशो में जोड़ने के बाद ही हमें क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स। तो आप लोग अगर देखें तो अभी तक हमने तीन शब्द पढ़ लिए, कौन कौन से, एटम्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। एक हमने पढ़ा क्या, एटम, एक हमने पढ़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कंपाउंड, यानी कि यौगिक, परमाणु और अणु, ठीक है। अणु आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया, अणु आप लोगों को मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाजनीय है, सबसे छोटा कण जो अविभाजनीय है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। अब जब आप एक ही प्रकार के अणुओं को मिला देंगे, जब आप एक प्रकार के अणु जोड़ते हैं, एक प्रकार के अणु जोड़कर क्या बनता है, एक प्रकार के अणु जोड़कर बनते हैं क्या, आपके परमाणु, क्या बनते हैं, परमाणु। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो दो ऑक्सीजन को जोड़ दो, दो ऑक्सीजन को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगी, एक O2 गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन गैस क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तीन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, O3, ये क्या है आपका ओजोन।
तो जो हमारी ओजोन की परत है, जो हमारी ओजोन की परत है ब्रह्मांड में या एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वो भी क्या है, एक प्रकार का परमाणु है, मॉलिक्यूल है। 2 हाइड्रोजन के एटम जोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो भी क्या है, वो भी परमाणु है। अब एक ही प्रकार के होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो एक है, 2 है। अब इस परमाणु के अंदर यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम भी हो सकता है, इसके अंदर 2 एटम भी हो सकते हैं, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखेंगे हम। आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप लोगों को नोबल गैस पता होगी, नहीं पता तो फिर हम उसके अंदर करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर देखेंगे। यहां से अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि बताइए हमारी जो नोबल गैस होती है, इधर लिख रही हूं मैं, हमारी जो नोबल गैस है वो नोबल गैस बताइए क्या है। हमारी नोबल गैस क्या है, हमारी नोबल गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या है, वो कंपाउंड नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। और इन नोबल गैस में कितने एटम्स होते हैं, तो जितनी भी नोबल गैस हैं ये कैसी होती हैं, ये होती हैं एकल परमाणु। ये कैसी होती हैं, एकल परमाणु होती हैं, यानी कि ये मोनो एटॉमिक होती हैं। ये कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक। अब आपकी नोबल गैसेस में कौन कौन सी आ जाती है, आपकी रेडॉन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, ये सब नोबल गैसेस हैं, और ये सब सिर्फ एक एक एटम की ही बनी होती है, इन्हें कहा जाता है मोनो एटॉमिक। और ये कैसी होती हैं, ये सभी उदासीन होती हैं, ये न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये कैसी है, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ये कैसी है, ये न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी तक बोर्ड पे मैंने जितना भी लिखा है सिर्फ पीला वाला हिस्सा आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, और वो क्या है, नोबल गैसेस के बारे में, कि नोबल गैसेस नेचर में कैसी होती हैं, तो वो उदासीन होती हैं, न्यूट्रल होती है, उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। और अगर पूछा जाएगा उनमें कितने एटम पाए जाते हैं, तो सभी के अंदर क्या है, एकल परमाणु है, यानी कि सिंगल मोनो एटॉमिक होती हैं। अब आते हैं हम किसके ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड्स की अगर आप बात करेंगे तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के एटम्स होते हैं। और ये एटम क्या है, ये एटम फिक्स्ड रेशो में जुड़े हुए होते हैं, एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर आप जल देखेंगे तो जल के अंदर क्या है, जल के अंदर हाइड्रोजन है, और कितने हाइड्रोजन है, 2, और इन्हीं हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ क्या होता है, ऑक्सीजन। इसीलिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो क्या है, 2:1, 2:1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड गैसेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे नोबल गैसेस से एक और क्वेश्चन बताइए आपसे, ये आवर्त सारणी का है, पर यहीं पे पूछ रही हूँ क्योंकि एक ही जगह नोट्स हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, ये नोबल गैसेस हमारे आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में पाई जाती है, कौन से ग्रुप में पाई जाती है, किस वर्ग में पाई जाती है, ये जल्दी से बताएंगे। अभी तो मैंने बस एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, सारे थोड़ी लिखे। वेरी गुड, ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप 18 के अंदर हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है, चलिए, हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं है, 1 नहीं होगा, हम लिखते उसे 1 है, इसीलिए यहां मैंने हाइड्रोजन क्योंकि लिखा है तो मैंने बता दिया। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एटम है, हाइड्रोजन के बारे में आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एटम है विच हैज नो फिक्स्ड प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन की नो फिक्स्ड प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में इसको कोई भी निश्चित स्थान नहीं दिया गया है।
हाइड्रोजन को आवर्त सारिणी में कोई भी निश्चित जगह नहीं दी गई है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं दिया है। ठीक है, आकिब जावेद कितने ग्रुप कितने पीरियड होते हैं बेटा? 18 और 7 होते हैं, वो हम आवर्त सारिणी पूरा टेबल ही करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको आवारा भी बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है? इसको आवारा बोला जाता है। अब जब एटम्स की डिस्कवरी हो गई और जॉन डाल्टन ने इन एटम्स की खोज कब की थी? 1808 में। एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने किससे बताया? 1808 में बताया। और 1808 में इन एटम्स के बारे में बताने के बाद लगभग 90 साल लग गए। 90 साल लग गए ये बताने में कि इस एटम को विभाजित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। और एक एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम के अंदर 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें से आपके 3 प्रमुख हैं। 3 क्या है? 3 प्रमुख हैं। और वो 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा है आपका? प्रोटॉन, और तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए 33 है, मैं उनमें से भी कुछ कुछ के आपको एग्जांपल बता दूंगी कि और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन से, वो यही पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 में इसकी खोज की थी। 1897 में इसकी खोज की थी। और किसने खोज की थी? इसके खोजकर्ता कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बेटा, पीटी क्वालिफाई करके आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने इनकी खोज तो कर दी थी, इलेक्ट्रॉन्स की खोज तो कर दी थी। एक ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट होता है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद ये उसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दे पाए थे। मुझे जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? अगर पूछा जाए कि इसको नाम किसने दिया था, और उसके बाद इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर आवेश कितना होता है, बताइए जल्दी से। इसके ऊपर आवेश कितना होता है? -9.11 इंटू, मैंने आप लोगों से सवाल पूछा हुआ है कि इसको नाम किसने दिया था, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर पूछा जाए कि ये नाम किसने दिया था, तो आर.ए. मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे। आर.ए. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर इस चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, आर.ए. मिलिकन ने इसके ऊपर चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, और इसका जो मास है, मास तो जे थॉमसन ने ही बताया था, मास जे थॉमसन ने बताया था। जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन का मास, इसका भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है? अरे मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है, ये 1.6 होगा बच्चे। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर इसका मास कितना है, यानी कि इसका भार कितना होता है। तो इसका भार आप बताएंगे, इसका भार कितना है? जल्दी से बताओ, इसका मास कितना है? 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, kg। तो ये इतना सवाल आपका पूछा जाता है किससे? इलेक्ट्रॉन्स से। बस आप लोगों को इनके नाम याद रखने। सेम इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई थी, मुझे बताओ प्रोटॉन की खोज
इलेक्ट्रॉन से पहले हुई थी या इलेक्ट्रॉन के बाद हुई थी? आप लोगों को ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज होती, प्रोटॉन की खोज उससे पहले ही हो चुकी थी। प्रोटॉन की खोज 1886 में ही हो गई थी। प्रोटॉन की खोज 1886 में ही हो गई थी। और प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और तब इन्होंने इसको प्रोटॉन ना कह के तब इन्होंने इसको क्या कहा था? तब इन्होंने इसको कहा था कैनाल रेज। तब इन्होंने इसको क्या कहा था? कैनाल रेज। उसके बाद रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। अभी जब हम उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको और क्लियरली बताऊंगी कि उसके बाद आपके दूसरे एक साइंटिस्ट आए थे। कौन से? रदरफोर्ड। आपके दूसरे एक साइंटिस्ट आए थे। कौन से? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसको फिर प्रोटॉन नाम दिया था। रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसको क्या किया था? इसको प्रोटॉन नाम दिया था। अगर इसके चार्ज की मैं बात करूं तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बस वो नेगेटिव ना होके वो कैसा हो जाता है? वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज की बात की जाएगी तो इसके पास चार्ज कितना है? इसके पास चार्ज है कितना? पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस अंतर किसमें? मास में, और वो भी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है? ये तो वही रहेगा 9.11 इंटू 10 की पावर -27 kg हो जाएगा। मास में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, मास में क्या है? मास में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है? मैम इलेक्ट्रॉन का हमें जॉर्ज स्टोनी ने नाम दिया था। हाँ आरती, ठीक है, लेकिन अभी तक वो एग्जाम में पूछा नहीं गया। अभी तक जो पूछा गया है वो खाली रदरफोर्ड के बारे में ही पूछा गया है कि प्रोटॉन को नाम किसने दिया था, तो आप बता देंगे किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। फिर आते हैं हम किसके ऊपर? अपने न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अगला देखिए, अगला क्या है? आपके न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स की अगर बात की जाएगी तो न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन्स की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन्स की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल जीरो चार्ज वाला भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन। इसका सिंबल होता है N, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम जीरो बना देते हैं। इसका सिंबल होता है P के ऊपर पॉजिटिव और इसका सिंबल होता है E के ऊपर नेगेटिव। इन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जेम्स चैडविक ने। उन्होंने बेरिलियम की एक शीट ली थी। जेम्स चैडविक ने कैसे इसकी खोज की थी? उन्होंने बेरिलियम की एक परत ली थी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को जब इनसे टकराया था तब उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और उन्होंने बताया कि इसके पास चार्ज तो कोई भी नहीं है, कोई आवेश नहीं है, नो चार्ज। और इन्होंने लेकिन फिर मास बता दिया था, और इसका मास कितना होता है? इसका मास बहुत ही कम है, और कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब की क्या हुई थी? इन सब की खोज हुई थी। बोलिए यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? तो मेन जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, मेन चीज जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है वो क्या याद रख ये 1.67 ही था। अरे मैंने यहाँ पे भी 9.11 लिख दिया है। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। बेटा इसका ना मैं सबका आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगी। आप इसको ना लिखने की चिंता मत करो। रुको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना आप लोगों का सारा ध्यान ना लिखने पे जाएगा। आप लोगों का सारा ध्यान ना लिखने पे जाएगा। ये देखो, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए आपके बाद मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है,
ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। यहाँ ब्राइटनेस की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैं इससे पढ़ा भी नहीं रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं इससे पढ़ा भी नहीं रही हूँ। ये पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी, आप लोगों को अभी चैट में भी दिख जाएगी, सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बस समझने पे ध्यान दीजिए, बस समझने पे ध्यान देना है। ये देखो सारी जितनी भी है ना, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो मलिकन, जे थॉमसन, ठीक है, इनके जितने भी वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैनाल रेज से इनकी खोज की गई थी। ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, सब दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमें याद क्या क्या रखना था। तो यहाँ पे आप लोगों को याद ये रखना है, सबसे पहली चीज अगर बात की जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। दूसरा आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आप बता देंगे इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जो कि आर ए मिलिकन ने बताया था, ठीक है। देखो जो लोग कह रहे हैं मैम लिखने से याद हो जाता है, जो लोग कह रहे हैं कि मैम लिखने से याद होता है, तो बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाएगी, तब आप लिखते रहना, अभी समझने पे ध्यान दो। उसके बाद तीसरा आपको क्या याद रखना है कि इसका भार कितना होता है, ठीक है। यहां से हमने बात की कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी, जिन्होंने इसको नाम दिया कैनाल रेज। बाद में इसको सही करके प्रोटॉन नाम देने वाले कौन थे? रदरफोर्ड थे। इसके ऊपर भी चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन के ही रहता है, बस ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरा क्या है फिर? न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब बात करते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, जल्दी से देखो, अगर अब मैं इन तीनों के मास की बात करूं, चलिए अब हम बात कर रहे थे किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की अगर मास की बात की जाएगी, इनके भार की अगर बात की जाएगी, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन की अगर बात की जाए, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 केजी, और ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये हमने इनके मास देखे थे, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े मास से क्या होता है? इतने बड़े बड़े मास को कहीं भी अगर मैं यूज करूंगी, तो इतने बड़े बड़े मास को यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको हम छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं? छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इसे एएमयू कहते हैं, एएमयू। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, और जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके मैं इन्हें छोटी संख्या में कन्वर्ट करती हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आता है कितना? 0.005 एएमयू। प्रोटॉन का मास है कितना? 1, और न्यूट्रॉन का भी मास है कितना? लगभग 1। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि क्या आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से जब हमें एक एटम का मास निकालना होता है, ठीक है, अगर हमें एटम्स का मास निकालना होता है, तो एटम के मास में हम इसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो अगर मुझे एक पूरे एटम का मास निकालना है, अगर मुझे एक पूरे एटम का मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, तीनों का मास अगर मैं जोड़ देती हूँ, तो मुझे पूरे एटम का भार मिल जाएगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का भार जोड़ दिया,
तो तीनों का भार जोड़ते ही क्या होगा, आपको एटम का भार मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे एक एटम का भार निकालना होता है तो मैं केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही भार जोड़ के निकाल सकती हूँ। कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हमने इसे छोड़ दिया। हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसे छोड़ दिया। तो अगर मुझे यहां से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे कभी भी एटॉमिक मास निकालना होगा, अगर मुझे कभी भी परमाणु भार निकालना होगा, परमाणु भार निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, परमाणु भार निकालने के लिए मैं मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का भार और इसमें जोड़ दूंगी क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए यहां तक क्लियर है, यस और नो? रुपेश वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल वेट के होते हैं। तो अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो मैं अगर प्रोटॉन का मास जोड़ दूं और न्यूट्रॉन का मास जोड़ दूं, अगर मैं प्रोटॉन का भार जोड़ दूं और न्यूट्रॉन का भार जोड़ दूं तो मुझे एक परमाणु का भार मिल जाएगा। ठीक, अब आपको ये दिखाई दे रहा है एक प्रोटॉन का भार कितना है, 1, तो 2 प्रोटॉन का भार कितना होगा, 2। एक प्रोटॉन का भार है 1, तो 2 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि जितनी संख्या होगी, क्या आप लोगों को यहां से ये दिखाई दे रहा है कि जितनी इसकी संख्या होगी, जितनी इसकी संख्या होगी उतना ही इसका भार होगा, जितनी इसकी संख्या है उतना ही इसका भार है। क्लियर है? तो यहां पे क्या मैं इस भार को, मास को संख्या से बदल दूं, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने नंबर है उतना ही मास है। बोलिए यस और नो? बोलिए यस और नो, है ना, जितने नंबर है उतना ही क्या है, उतने ही प्रोटॉन है। तो मैंने यहाँ पे इस मास ऑफ प्रोटॉन को चेंज कर दिया, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, न्यूट्रॉन के केस में भी है। अगर एक न्यूट्रॉन है तो एक मास होगा, अगर 2 न्यूट्रॉन है तो 2 होगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह कह दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब आप देख सकते हैं मुझे यहां से एक फॉर्मूला मिल गया, और वो फॉर्मूला मुझे क्या मिला कि अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एटॉमिक मास हमें मिल गया, अभी एटॉमिक नंबर देखेंगे। अब जो लोग बात कर रहे हैं, देखो टीचर वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सीजीएल मेंस वाले अगर बात कर रहे हो तो सीजीएल मेंस वालों को दिखा देती हूँ। देखो जो बाकी 33 है ना, उसमें आपके कुछ पार्टिकल्स के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए, जैसे सबसे पहला है आपका पोजिट्रॉन। सबसे पहला कौन सा है, पोजिट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। ये पॉजिटिव होता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था तो पॉजिट्रॉन को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। टीचर वालों के लिए जरूरी नहीं है, जिनकी जिज्ञासाएं बढ़ी हुई है ये बस उनके लिए है। ठीक है, जिनकी जिज्ञासाएं बढ़ी हुई है ये उनके लिए। एक एंटी प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसकी खोज भी एमिलियो ने की थी। तो इन सब के मास जो है ना ये नेग्लिजिबल है। देखो इनका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है, तभी तो हमने इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया है। 33 को बस 3 के बारे में ही हमेशा बात की जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से अब मुझे एक चीज पता लग गई कि अगर मुझे कभी भी एटॉमिक मास निकालना होगा तो एटॉमिक मास का यानी कि परमाणु भार का मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, और उस परमाणु भार का फॉर्मूला मुझे क्या मिला, प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या
और इसमें आप किसकी संख्या जोड़ देंगे, न्यूट्रॉन की, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इन दोनों को जोड़ते ही मुझे क्या मिल जाता है, परमाणु भार मिल जाता है, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा, ये टीचर्स वालों के लिए भी जरूरी है और सीजीएल वालों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी क्लास का टॉपिक है, छोटी क्लास का टॉपिक है। तो यहां से आप लोगों को क्या मिल गया, एटॉमिक मास मिल गया। ठीक, अभी हम एटॉमिक, चलो अब अगर मुझे एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो एटॉमिक नंबर निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जल्दी से बताइए। अगर मुझे एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला किसी को पता है? एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं हम। एटॉमिक नंबर निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ लेना है, प्रोटॉन की संख्या जोड़ लेनी है। अच्छा, क्या यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है। देखो, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि यही जब आपको ऑप्शन में आ जाता है ना तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा था तो मैं यहाँ पे बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकती थी, पर मैंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लिखते ही वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि जब भी एक एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता रहता है। इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ भी जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 ही रहेगा, है ना। कार्बन है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर इस 12 है। अब कार्बन का क्या है, उसका वो चेंज हो सकता है, एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है। तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं, फिर भी एटॉमिक नंबर सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा था। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा, एग्जाम की बात करें तो एक चीज और बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। ये आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके केंद्रक के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है क्या, न्यूक्लियॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे Z जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है। Z का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। नीचे हमेशा क्या लिखा होता है, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा हुआ होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एक मैं बता रही हूं, बाकी आप लोग बताएंगे, या 2 मैं बता देती हूँ, तीसरा आप बताओगे। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, एक बार ध्यान से देखना,
फिर कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। हमें करना क्या है, मुझे बस ये एक एटम लिख के दे दिया है। देखो ये पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, इसलिए करवा रही हूँ। मुझे ये एक एटम दे दिया हाइड्रोजन का, ऊपर नीचे नंबर भी लिख दिया। हमें मैडम ने बताया था ऊपर जो लिखा होता है वो होता है परमाणु भार, नीचे जो होता है वो होता है परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या का मतलब क्या है, परमाणु संख्या का मतलब मैडम ने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक आवेश, अगर इनके ऊपर क्या क्या हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज है यहाँ पे, नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ ये एटॉमिक नंबर देख के मुझे ये पता लगता है कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, क्योंकि मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर। अब क्या आप लोग यहाँ एटॉमिक मास देख रहे हो, इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास यानी कि इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार कितना है, एक। परमाणु भार कितना है, एक। मोटा कर दूं मैं थोड़ा सा, पेन कम दिखाई दे रहा होगा। अब अभी आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था परमाणु भार में हम क्या गिनते हैं, परमाणु भार में गिनी जाती है प्रोटॉन की संख्या और प्लस किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु भार मुझे यहां से पता लग गया कितना है, एक। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक। अब मुझे बता दो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। जब मैं इस 1 को इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1, यहाँ तो ये प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0। तो अगर कोई मुझसे पूछता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बता देंगे, 0 है। तो मुझे सब पता चल गया यहाँ से। देखो बस इतने एक साइन की वजह से मुझे सब पता लग गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। और यहाँ आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन इज द ओनली एटम विच हैज नो न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हिंदी वाले लिखेंगे हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रॉन रहित परमाणु है। ठीक है, वो क्या है, वो न्यूट्रॉन रहित परमाणु है। एक और कार्बन का मैं बता रही हूँ, फिर क्लोरीन का आप बताएंगे। देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है आपका, ये है आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के। तो क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6। तो मुझे पता लग गया इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई आवेश है, नहीं है, ये उदासीन है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 6। अब ये वाली संख्या देखिए, ये क्या है, एटॉमिक मास है। ये क्या है, एटॉमिक मास। और मैंने बताया था एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12। प्रोटॉन यहां से हमें पता चल गया कितने हैं, 6। अब ये 6 यहाँ पे क्या है, जब जोड़ इधर लेके आएंगे तो इसे घटाएंगे 12 में से 6, आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। और यहां से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 6। यानी कि न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6। नहीं दिख रहा, मैंने कहा एटॉमिक मास, जिन्हें नहीं दिखा था
जिन्हें समझ में आ गया वो क्लोरीन के मुझे बता दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब मुझे क्लोरीन के, जिन्हें समझ में आ गया वो लोग क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, जिन्हें नहीं समझ में आया वो ध्यान देखो। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 12। यहां से मुझे पता चल गया प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। न्यूट्रॉन की संख्या मुझे निकालनी थी। इस 6 को इधर लेके जाओगे तो ये 12 में से घट जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, इसको जब आप घर पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। प्रोटॉन कितने हैं, 17। और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। ठीक है, अब क्या आप ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, लेकिन एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं। वन डे एग्जाम में एमसीक्यूज में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला भी है, और वो क्या है, अगर मैंने इस 35 में से 17 को घटाया कितना आ गया, 18। 35 में से 17 घटाया कितना आ गया, 18। 12 में से 6 घटाया कितना आ गया, 6। यहाँ 1 में से 1 घटाया कितना आ गया, 0। यानी कि मुझे यहाँ से फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया कि अगर मुझे कभी भी न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी होगी, तो मैं क्या कर दूंगी, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाएगा। परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इन्हीं एटॉमिक मास और इनसे बनते हैं हमारे कुछ शब्द आपने सुने होंगे, समस्थानिक, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोट्रॉन्स और ये सब, है ना। तो अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे या अगर आप इनके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखेंगे, ठीक है, इनकी स्पीशीज देखेंगे, इनके प्रकार देखेंगे, तो परमाणु हमें अलग अलग रूप में मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं आपके, देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है आइसोटोप। सबसे पहला जो है आपके पास वो क्या है, आइसोटोप। इसे नाम से, तो हिंदी में तो नाम से ही पता लग जाता है, इसको कहा जाता है समस्थानिक। समस्थानिक, स्थानिक यानी कि स्थान। अगर हम देखें तो सीएस का जीएस सेक्शन के लिए ये क्लास है कि नहीं, हाँ यही है राजीव, यही है बच्चे, यही है। चलिए, आइसोटोप्स, ठीक है। आइसो का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। टोप का मतलब क्या हो गया, प्लेस। हिंदी में आपको पता ही है, सम का मतलब हो गया समान। सम शब्द कहां से लिया गया है, सम शब्द लिया गया है समान से, और स्थानिक शब्द लिया गया है किससे, स्थान से। ठीक है, तो आइसोटोप वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। जिनका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर और प्लेस का क्या रिलेशन है, तो जब हम आवर्त सारणी की बात करेंगे, हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि इस परमाणु संख्या के आधार पे ही परमाणुओं को उनकी जगह दी गई है।
अगर मेरी संख्या 1 है तो मैं पहले स्थान पे बैठूंगी, अगर मेरे एटॉमिक नंबर 2 है तो मैं दूसरे स्थान पर बैठूंगी, अगर मेरी परमाणु संख्या 3 है तो मैं तीसरे स्थान पर बैठूंगी। तो जिसकी जो परमाणु संख्या होती है उसको वही स्थान मिलता है, इसीलिए यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर वाले परमाणुओं को समस्थानिक बोला गया है, आइसोटोप बोला गया। तो आइसोटोप वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि समस्थानिक जो है वो उनको अगर परिभाषित करना होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जिनमें परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है। परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान यानी कि भार संख्या क्या है, भार संख्या भिन्न है। इन्हीं के हम क्या कह देते हैं, आइसोटोप या फिर समस्थानिक। ठीक है, इसके अगर आप उदाहरण देखेंगे तो इसके उदाहरण में एग्जाम्पल में क्या आता है, हाइड्रोजन। देखो ये 3 हाइड्रोजन के एटम मैं बना रही हूं, ये तीनों हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। इन सब का जो एटॉमिक नंबर है, इन सब का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सबका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या एक ही बराबर है। ये सब आवर्त सारणी में एक ही जगह रखे जाएंगे, ये सब भाई है। लेकिन भले ही ये सब भाई है लेकिन इन सारे भाइयों का अपना अपना वजन है। मेरा भाई और मैं है, हम भी एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान है दोनों का, लेकिन हम दोनों का भार क्या है, अलग अलग है। इसी तरीके से ये तीनों भी भाई हैं, इनका नंबर सेम है, प्लेस सेम है, लेकिन इनका भार कैसा है, कम ज्यादा है। ये सबसे कमजोर भाई है, इसका एटॉमिक मास है 1, इसका है 2 और इसका है 3। और इन सब को, सारे भाई बहनों के नाम अलग अलग होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम है। इसका नाम है प्रोटियम, एक्सक्यूज मी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्यूटीरियम, इसका नाम है न्यूट्रियम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूट्रियम। जिसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसी तरीके से एक और एग्जांपल कार्बन का भी होता है। कार्बन के भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं, कार्बन के भी ऐसे भाई बहन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ये सब एक ही घर में रहते हैं। एक का एटॉमिक मास होता है 12, एक का होता है 13 और एक का कितना होता है 14। जिनमें से सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ये वाली पाई जाती है, सबसे ज्यादा ये वाला कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव है, तो ये वाला कार्बन एटम रेडियो एक्टिव होता है और इसे यूज किया जाता है किसमें, कार्बन डेटिंग में। इसे यूज किया जाता है किसमें, कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होती है, पुराने फॉसिल फ्यूल, पत्थर और इन सब की क्लास है। ये तो 1.5 घंटे, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, ये तो 1.5 घंटे की क्लास होती है। आपकी कितनी घंटे की होती है, 1.5 घंटे की, 12:30 बजे होती है। कितने घंटे का अखिलेश सर से एक बार बात कर लो, उन्हें पता ही तो पूरे हफ्ते 1.5 घंटे चलेगी। इसे क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग होती है जब हम पुरानी चीजों की, उसके अंदर कार्बन का अमाउंट देख के जब उसकी वो निकाली जाती है, उसकी एज निकाली जाती है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, उसी को हम कह देते हैं कार्बन डेटिंग। चलिए, उसके बाद क्या है आपका, आइसोटोप के बाद आता है आइसोबार्स। आइसोटोप के बाद क्या है आपके, आइसोबार।
जल्दी से बताइए किसे पता है आइसोबार क्या होते हैं? ठीक इसी का उल्टा कर दो, आइसोटोप का ही क्या कर दो, उल्टा कर दो। दूसरे आपके क्या, आइसोबार, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोबार। समभारिक, नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब क्या हो गया, समान, और भार का मतलब क्या हो गया, उसका वेट, उसका द्रव्यमान, है ना। यानी कि आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम हो, जिनका एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उनकी परमाणु संख्या कैसी हो, वो अलग हो, जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो, अलग हो, जिनके वो क्या हो, अलग हो, ठीक है। जैसे कि आपका क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35, 35 एटॉमिक मास वाला आपको और भी कोई एटम पता है? जल्दी से बताइए, आइसोबार का एग्जांपल बताओ, मैं तो बता ही दूंगी, देखते हैं आपको कितना पता है। चलिए सोचिए, आप बताइए। तीसरा कौन सा हमें पढ़ना है, तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है आपके आइसोटोन्स। तीसरे जो है आपके वो कौन से हैं, वो है आपके आइसोटोन्स। इन्हें बोला जाता है, हिंदी में तो तुरंत ही नाम पता लग जाता है। हिंदी पढ़ के बताओ, आइसोटोन्स क्या होते होंगे, आइसोटोन्स क्या होते होंगे? नाम से पता चल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि जिनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समान न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो सोडियम और मैग्नीशियम, एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, सोडियम और मैग्नीशियम। किसी को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है इसका, 23 और 11, इसका एटॉमिक मास कितना है, 23 है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 और एटॉमिक नंबर होता है 12। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या किया था, मैंने आप लोगों को इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक तरीका बताया था कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, तो 23 में से जब आप 11 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में से जब आप 11 हटाएंगे कितना आएगा, 12। ऐसे यहाँ पे अगर आप 24 में से 12 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 12 है, जबकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। अलग अलग एटॉमिक नंबर होने के बावजूद भी अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आती है तो उसे क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स, ठीक है। चलिए एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद अब आप लोगों को एटम्स के मॉडल बताए जाएंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक देके फिर एटम्स का मॉडल बताऊंगी। चलिए यहां से बताइए, हु प्रपोज द एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर।
परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल बीइंग चार्ज्ड नेगेटिवली, इनमें से कौन सा ऐसा कण है जिसके ऊपर नकारात्मक आवेश होता है? नकारात्मक आवेश है। कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसका मास, इसका भार और संख्या सब इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर आप जानते हैं 0 है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, तो नेगेटिवली सिर्फ एक ही है। अगला बताइए, कैथोड रेज क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था। कैथोड रेज क्या है? कैथोड किरणें किसे कहा गया है? इसको ना हम बाद में जब रेज वो करेंगे ना फिजिक्स, तब इसकी बात करेंगे, अभी इसे छोड़ दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किससे पता लगती है? उसके रासायनिक गुणों को कौन निर्धारित करता है? रासायनिक गुणों को कौन निर्धारित करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या ऑल ऑफ अबव? बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिर्फ इससे पता लग जाती है। ये जब हम आवर्त सारणी करेंगे ना, तभी बता दूंगे आप लोगों को। Who was awarded Nobel Prize for discovering न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास नंबर 36, तो उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? बताओ। यहाँ पे भी आप लोगों को द्रव्यमान संख्या दी हुई है, परमाणु संख्या दी है, और आप लोगों को क्या करना है? न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। बहुत ही आसान तरीका दे रखा है आप लोगों को मैंने। कितना हो जाएगा? 19। 36 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा? 19। 17 में से, अरे 36 में से 17 घटाएंगे, 19 बचेगा। इसकी हिंदी नहीं दी है तो बाद में कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिलेटिवली, हिंदी नहीं है इसकी, फिर हिंदी वाले कहेंगे हिंदी हिंदी, आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, सबसे ज्यादा मास किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास, या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास? देखो, बड़ी बड़ी संख्या तो याद करनी मुश्किल है, इसीलिए हमने छोटी संख्या की बात की थी। और इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0.005 AMU। फिर मैंने बताया था प्रोटॉन का मास कितना है? 1। न्यूट्रॉन का कितना है? 1। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है?
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? मास कैसे निकाला जाता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है? नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोजन इज द ओनली एटम विच हैज नो न्यूट्रियन, तो उसके पास न्यूट्रियन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन है, और इसकी संख्या भी कितनी है? 1। तो मैक्सिमम मास तो हम बता ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया। क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। ऐसे केसेस में एग्जाम में आपको, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, चारों में से कुछ भी आंसर लगाया होता, आपको 1 नंबर या जितना भी उसका नंबर है वो मिल जाता। तो ऐसी कहीं अगर आप कंफर्म है ना, अगर छोड़ के आते एग्जाम में, देखो अच्छा हुआ ये भी आ गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका आंसर 1 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बजाय इसके कि आपने कौन सा आंसर लगाया था। पर यदि आपने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वैसे इसमें न्यूट्रॉन हो सकता है, क्योंकि देखो प्रोटॉन, अगर मैं बिल्कुल उसमें जाती हूँ ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन उन दोनों में से भी न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, वो ज्यादा भारी होता है। तो ये दोनों तो सेम हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन वाले, ये दोनों तो सेम है, और इन दोनों का मास कम होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, बताइए जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो पर न्यूट्रॉन्स अलग हो। हिग्स बोसन अभी आपने किया नहीं है, इसमें एक तो मैंने सारे एग्जाम के क्वेश्चन डाल रखे हैं ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने अभी किया नहीं, अभी मैंने बताया नहीं है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये बताओ, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, एक एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इन्हीं दोनों को मिला के क्या कह दिया जाता है? न्यूक्लियॉन्स। इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। आइसोटोप, बताइए आइसोटोप के पास क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर बता दो। वेरी गुड, सेम एटॉमिक नंबर। बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए। आप लोगों को मैं पीडीएफ अभी दे देती हूँ। चलिए, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कल की क्लास के लिए हम लोग मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग मैटर पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने, ठीक है, जिनको भी अगर रिवाइज करके आना है या पढ़ के आना है, तो आप लोग मैटर रिवाइज करके आएंगे, और कोई भी डाउट अगर होगा तो पूछेंगे। ठीक है, कल की क्लास का टॉपिक आपका मैटर रहेगा, ये रहा। ठीक है, होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और अब हो चुकी है आप लोगों की, कौन सी, प्लाज्मा और बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, फिर इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, लिक्विड स्टेट के बारे में बात होगी, प्लाज्मा कंडेंसेट के, प्लाज्मा के बारे में हम देखेंगे, बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फिर डिफ्यूजन, इनके इंटर कन्वर्जन, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। चलिए, तो कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कल सेम टाइम आपकी 11 बजे क्लास होगी।